कच्ची नींद की देवरानी। रमेश भीमपुर शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के बड़े बेटे की तो शादी हो गई थी, पर छोटे बेटे की सगाई होने ही वाली थी। ज्योति, तुम क्यों इतना परेशान रहती हो? एक बहू आ चुकी है, एक आने वाली है, तुम्हें किस बात की टेंशन? देखिए, बड़ी बहू वैसे तो अच्छी है, पर दिन रात सोती रहती है, टाइम पे कोई काम नहीं करती। टाइम पे ना सही, पर काम तो करती है ना। अरे ऐसे भी कोई काम करता है क्या? सुबह 6 बजे की चाय शाम को 6 बजे मिले तब आपको समझ में आएगी बात। अगर ऐसी बात है तो अपनी बिटिया से काम क्यों नहीं कराती? देखिए, मेरी लड़की को ना बीच में मत लाओ, तुम्हारी बहू के अंदर कमी तो है। ज्योति, तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी लड़की में भी तो कमी है। वो अपनी भाभी का साथ नहीं दे सकती, रसोई में हाथ नहीं बटा सकती, कहीं की महारानी है क्या वो? बहू की तरफदारी करके उसे सर पर चढ़ा लिया है तुमने। जिस दिन खाना पीना भी बंद हो जाएगा ना, उस दिन अपने आप सब समझ में आ जाएगा। बहू मैंने नहीं, तुमने ढूंढी थी ज्योति। तुम सोचो तुम्हें कैसी बहू चाहिए, दूसरी भी तुमने ही ढूंढी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बहू कच्ची नींद वाली हो। मैं उसे एक बार में जो भी कह दूँ वो तुरंत सुन ले और तुरंत काम कर दे मेरा। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। बड़ी बहू भी घर के काम करती है, थोड़ा देर से करती है, पर कभी काम करने से मना नहीं करती। ज्योति हर बार किसी न किसी तरीके से अपनी बड़ी बहू में कमी निकालती ही रहती थी। कुछ दिनों बाद ज्योति की छोटी बहू भी आ गई। प्रियल, तुमने समय देखा है? कब दोगी मेरी चाय? मम्मी जी, मुझे तो अभी नींद आ रही है, मैं चाय नहीं बना सकती, मैं जा रही हूँ सोने। अगर घर के सारे काम मुझे ही करना है तो मैंने अपने दोनों लड़कों की शादी किस लिए कराई? दोनों बेटों की कराइए ना, तो कम से कम छोटी बहू से भी तो काम करवाइए। अरे बिल्कुल कराऊंगी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि तुम काम करना बंद कर दोगी। मम्मी जी, आप मोना दीदी से तो कभी कुछ नहीं कहती, वो तो 12 बजे सोकर उठती हैं। अरे तुम कौन सा 6 बजे उठ जाती हो? तुम भी तो सो के 10 बजे उठती हो। उठने के बाद घर के सारे काम करती हूँ ना मम्मी जी, किसी भी काम के लिए मना नहीं करती हूँ, लेकिन सोना भी तो ज़रूरी है। बहाना करने से ना काम नहीं होते, काम करने से काम होते हैं। मम्मी जी, जो भी हो, अब मेरी देवरानी आ गई है ना, थोड़ा काम उससे भी कराइए। प्रियल जैसे तैसे बहाना बनाकर अपना काम अपनी देवरानी पे टाल देती है। ज्योति अपनी छोटी बहू से काम करवाने लगती है। मीना, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे बेटा, और कुछ नमकीन भी लेते आना खाने के लिए। मम्मी जी, मेरा हाथ ज़रा सा फंसा हुआ था किचन में, आप आकर ले लीजिए ना। मुझे तो यही दिन नसीब होना था, मुझे पता था। मेरे नसीब में तो भगवान ने सुख लिखा ही नहीं। बहू आई वो भी ऐसे कि मुझसे कह रही है रसोई में आकर चाय ले लो। मम्मी जी, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही है? चाय बना दी, नमकीन निकाल दी, ज़रा सा किचन में हाथ फंसा हुआ है, 1 कप चाय आकर ले नहीं सकती क्या? मुन्ना बेटी, ज़रा इधर तो आ, देख क्या हालत हो गई है मेरी। कितनी खुशी से अपने दोनों बेटों की शादी कराई थी, एक दिन पर सोती रहती है, दूसरी मुझे काम करने के लिए कह रही है। वही तो माँ, मेरी भी दोस्त हैं जिनकी शादी हो गई है, मजाल है जो उनकी सास 1 चम्मच उठाए, लेकिन आपकी बहू क्या कहे अब। अरे शर्मा जी की बहू देखो, घर के सामने ही रहती है, सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा लगाती है, सुबह सुबह अपनी सास को 6 बजे खाना तक देती है, और मुझे 10 बजे भी चाय नसीब नहीं होती, वो भी मुझे खुद किचन में जाकर लेनी पड़ेगी। इनकी आदत ना पापा ने बिगाड़ी है, जब देखो इनकी तरफदारी करते रहते हैं। अरे सही कह रही है बेटा, इन्हें कुछ भी काम करने को बोलो तो बस आफत आ जाती है। प्रियल की नींद इतनी गहरी रहती है कि उसे कितना भी हिला दो वो जल्दी नहीं उठती। वहीं दूसरी तरफ मीना की नींद कच्ची होती है। ज्योति अपनी किसी भी हरकतों से बाज नहीं आती। मोना, जरा देख कर आ, तेरी दोनों भाभी अभी तक सो रही है क्या? माँ, मैं अभी भाभी के कमरों की तरफ से आ रही हूँ, दोनों घोड़े बेचकर सो रही है। इन्हें किसी न किसी तरीके से तो सबक सिखाना ही होगा। माँ, आपने क्या सोचा है करने के लिए? किसी तरीके से मतलब? अरे मैं सोच रही हूँ दोनों बहुओं से डबल डबल मेहनत करवाऊँ। भाभी ने रसोई में दूध उबाला हुआ है, आप उसमें जाके नींबू निचोड़ दो, दूध फट जाएगा, फिर अपनी बहुओं से उसका पनीर बनवा लेना। अरे तुमने तो मुझे बहुत ही सही तरीका बता दिया इन्हें परेशान करने का। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। मैं तो कहती हूँ तुम बीमार होने का नाटक करो और अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़े निकालो और उन्हें भाभी को धोने के लिए दे दो। अरे मोना, तूने तो बड़ी अच्छी अच्छी तरकीब बता दी, इनकी सारी नींद अब मैं खराब करूँगी। ज्योति अपनी बेटी के कहने पर वो सारे काम करती है और अपनी बहुओं से मेहनत करवाती है। अपने हाथ में नकली पट्टी लगाकर चोट लगने का बहाना करती है। प्रियल और मीना,
आज मेरी कुछ सहेलियां मुझे मिलने आएंगी, इसलिए खाने में कुछ अच्छा बनाना। मम्मी जी आज तो मुझे बाजार जाना था, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप देवरानी से कह दीजिए ना। मम्मी जी कितने लोग आएंगे और क्या क्या बनेगा खाने में? मेरी 4 सहेलियां आएंगी, 2 पनीर की सब्जी, 2 दाल और 2 सूखी सब्जी, और कुछ मीठा बना देना अपनी मर्जी का। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? आपको नहीं लगता आपको जेठानी जी को घर पर रोकना चाहिए? उसके बोल देने से वो चली नहीं जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे मेहमान आएंगे और वो बाहर होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी जी देवरानी तो कच्ची नींद की है, उससे आप जो भी कहेंगी एक बार में हो जाएगा, और फिर वो खाना भी तो अच्छा बनाती है। कौन खाना अच्छा बनाता है कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। और मेरी सहेलियां आ रही है, इसलिए आज तुम दोनों किचन में काम करोगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। जेठानी जी, मम्मी जी से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं, उनका जो मन होता है वो वही करती है। इन्हें कैसे ना कैसे करके सबक सिखाना होगा, वरना ये इसी तरह हमें परेशान करती रहेंगी। जेठानी जी सारा दिमाग मम्मी जी का नहीं है, ये बात उन्हें मोना दीदी ने सिखाई है। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? मम्मी जी को हम सोते हुए पसंद नहीं है ना, इसलिए वो इस तरीके से हमें परेशान कर रही हैं। अभी तो चलकर हम खाना बना लेते हैं, वरना मम्मी जी यमराज की तरह सर पर खड़ी हो जाएंगी। ज्योति अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करके खूब खाना पीना उड़ाती है। अगले ही दिन ज्योति घर के बाहर निकलती है और शर्मा जी की पत्नी रेखा से बात करने लगती है। अरे रेखा जी, आप कितनी लकी हैं। मैं जब जब देखती हूँ आपकी बहू को मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी बहू आपकी बहू जैसी क्यों नहीं। ऐसा नहीं है ज्योति जी, आपकी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। अरे खाक अच्छी है, सुबह सोती रहती है 10 बजे तक, नाश्ता 10 के बाद मिलता है, खाना 2 बजे के बाद। अरे कुछ टाइम से नहीं होता। ज्योति जी, पसंद तो आपने ही किया था उन्हें। अगर आपको इतने ही नहीं पसंद तो अपने बच्चों का डिवोर्स क्यों नहीं करा देती? अरे क्या कहूँ आपसे, मेरा नसीब ही खराब है। जब से शादी की है इन बहुओं ने रुला के रख दिया है। मेरे दोनों बेटों को अपने वश में कर रखा है, डिवोर्स कहाँ से कराऊंगी। ज्योति जी, दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं। मेरी बहू सुबह उठकर झाड़ू पोछा लगाती है, लेकिन उसके बाद आपको क्या पता कि वो क्या करती है। मैंने आपकी बहू को कभी ऐसा तो नहीं करते देखा जिससे आप उसकी कोई बुराई कर सके। बुराई तो ना मुझे अपनी बहू की करनी भी नहीं चाहिए, ना आपको अपनी बहू की करनी चाहिए। अरे बुराई नहीं कर रही हूँ, कमियाँ बता रही हूँ अपनी बहुओं की। आपको आपकी बहू ने रुलाया नहीं ना, इसलिए आपको एहसास नहीं है। इस तरह कमी तो आप में भी होगी, सिर्फ आपकी बहुओं में तो नहीं। आपने भाई साहब से हाथ मिला लिया है क्या? है बिल्कुल उनकी तरह ही बातें कर रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ज्योति जी, पर आपको भी समझा रही हूँ, बहू और बेटी में फ़र्क करना छोड़ दीजिए। ज्योति को जो कोई भी मिलता ज्योति उससे अपनी बहू की बुराई करना शुरू कर देती। मोना भी हर बार अपनी माँ का ही साथ देती। प्रियल को एक अच्छा बहाना मिल गया था आधे से ज़्यादा काम अपनी देवरानी पे टाल देने का। मम्मी जी तो हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई हैं, कोई साथ में काम नहीं कराता और बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। मेरी जेठानी भी सारा काम मुझ पर ही डालकर भाग जाती है। भाभी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपने तो प्याज ही जला दिए। अभी मम्मी को बताती हूँ। दीदी आप एक लड़की हैं और आप मुझे नहीं समझती। सुबह से शाम काम में लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान तो इधर उधर हो ही जाएगा ना। ये मीठी मीठी बात है ना पापा को सुनाना, मुझे और माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों कामचोर हैं, बड़ी भाभी भी और आप भी। दीदी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी। आपको तो मम्मी बताएगी, ये सब पापा की वजह से हुआ है और भाइयों की वजह से। वो हमारी बात सुनते कहाँ हैं? सब कुछ देखते हुए भी वो आपकी बात अगर सुन ले तो फिर क्या फ़ायदा। आपकी तो जुबान भी ना कैंची की तरह चलने लगी है। मीना अब हर चीज़ से इतनी तंग आ चुकी थी, उसने फैसला ले लिया कि उसे अपनी ननद और सास दोनों को ही सही रास्ते पर लाना होगा। मम्मी जी आप कितना थक जाती हैं, आपके पैर में भी दर्द हो रहा होगा ना, इसीलिए सोचा कि और काम करने से पहले आपके पैर ही दबा दूं। छोटी बहू, रात के 3 बजे कौन पैर दबाता है? ये रात का 3 नहीं बज रहा, ये तो सुबह का 3 बज रहा है। अरे लेकिन इतनी सुबह सुबह उठकर तुम आई है क्यों? जाओ जाकर सो जाओ, समय से उठकर आना। मम्मी जी आप भी कैसी बातें करती हैं। आप ही ने तो बताया था शर्मा जी की बहू सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा करती है, 6 बजे तक नाश्ता बना देती है। अरे मैंने बोला था, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू 3 बजे आकर मेरी नींद खराब करेगी। जा। मम्मी जी एक अच्छी बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है ना कि मैं रसोई में जाने से पहले आपके हाथ पैर दबा दूं। आप आराम से सो जाइए, मैं तो बस पैर दबा रही हूँ। अरे पहले रसोई का काम कर लेना, फिर मेरे पैर दबा देना। नहीं मम्मी जी अब आप एक शब्द नहीं बोलेंगी, चुपचाप सो जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए।
मीना अब हर रोज सुबह 3 बजे उठकर अपनी सास का पैर दबाने लगी, जिसकी वजह से ज्योति की नींद खराब होने लगी। ज्योति ने सोचा चलो 4-6 बजे तक तो वो आराम से सो सकती है, पर मीना तो अपनी सास से 2 कदम आगे थी। राम के पापा, ये शोर किस तरह का है? देखिए ना क्या हो गया इतनी सुबह सुबह। तुम्हारी कामचोर बहू बर्तन धो रही है। देखो तुमने भी उन्हें परेशान कर कर के आज तुम ये दिन ले आई। अब तुम्हें उसके काम करने से भी परेशानी हो रही है। सुबह सुबह ना आप मुझे ताना मारना शुरू मत कीजिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की सास नहीं बल्कि आप मेरी सास हैं। ज्योति, ये तुम्हारी गलतियों की सज़ा तुम्हें मिल रही है। तुम्हारी बहुएं सारा काम कर देती थी, थोड़ा लेट सही, पर तुम्हें उस चीज़ में चैन ही नहीं था। अब तुम्हें इन चीज़ों में चैन नहीं है। अरे ठीक है, ज़्यादा बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूँगी मीना से। ज्योति मीना को समझाने की लाख कोशिश करती है, पर मीना फिर भी अपना रूटीन नहीं बदलती। कुछ दिनों बाद मीना को पता चलता है कि उसकी सास 6 बजे के बाद सो जाती है। मीना ने उसके लिए भी नया तरीका ढूंढ निकाला। राम और राज, कहाँ हो तुम दोनों? इतने सुबह सुबह स्पीकर क्यों बजा दिया है? क्या हुआ माँ, इतने सुबह सुबह चिल्ला के नींद क्यों खराब कर रही हो? कोई सपना देख रही हो क्या इतनी सुबह? 6 बजे तुम्हारे लड़के आज तक कभी उठे हैं क्या, जो आज उठकर स्पेशली स्पीकर में गाना बजाएंगे? तो सुबह सुबह ये गाने कौन बजा रहा है? एक तो छोटी बहू रात में 3 से 6 बजे तक सोने नहीं देती। मैं जब 6 बजे सोने की कोशिश कर रही हूँ तो ये गाने बज रहे हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? भजन आपको गाना सुनाई देता है? सुबह 6 बजे उठकर 8 बजे तक भजन लगाना चाहिए, घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है। मीना तुम पागल हो गई हो क्या? क्या सुन रहा हूँ मैं? 3 से 6 मम्मी को सोने नहीं देती, फिर 6 से 8 ये हल्ला। आपको शर्म नहीं आती? भजन को आप हल्ला बोलते हो? भगवान ही है जो हम सबको बचाए रखते हैं। भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है आज हमारे पास। 6 से 8 भजन तो चलेंगे ही चलेंगे इस घर में। ज्योति अब इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस समय सो सकती है। उधर मीना बस इसी ताक में रहती थी कि अपनी सास के सोने का वक्त का पता चल जाए और वो उसकी नींद खराब कर सके। बहू, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी सास को सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। नहीं पापा जी, ऐसे कुछ नहीं है, पर आप क्या बताने आए हैं बता दीजिए। तुम सुबह 6 बजे से उठकर 8 बजे तक उसे सोने नहीं देती, पर जब दोपहर में तुम अपने कमरे में होती हो तब तो वो सोने चली जाती है। ठीक है पापा जी, मैं आपका इशारा समझ गई। रमेश ने अपनी बहू को ये बात बताकर उसकी दोबारा हेल्प कर दी। मीना अपनी सास के दोपहर के सोने के टाइम पर ही जोर से सत्संग चला देती है। ज्योति के सब्र का बांध टूट चुका था। वो मीना से बात करने बाहर आती है। मीना, तुमने सारी हदें पार कर दी है। अब यह क्या नया ड्रामा लगा रखा है? मम्मी जी, ये ड्रामा नहीं, ये सत्संग है। आपकी उम्र के लोगों को यही सब सुनना चाहिए। इसका भी एक समय होता है मीना, किसी भी वक्त सत्संग लगाकर नहीं बैठा जाता। दोपहर के वक्त सबसे ज़्यादा बुरी शक्तियाँ घूमती है मम्मी जी। इतने बुढ़ापे में भी अगर आपको ये बात नहीं पता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, आज से मैं भी तेरे साथ बैठकर सत्संग सुनूंगी। यही चाहती है ना तू? जी मम्मी जी, यही चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप हर वक्त मेरे साथ रहें, मैं आपका ख्याल रखूँ, एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ निभाऊँ। माँ, तुम्हारी वजह से ना ये दिन देखना पड़ रहा है। ये हल्ला भजन सत्संग न जाने क्या क्या सुनवाएगी। मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से। अगर मैंने तुझे कुछ सिखाया होता ना तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। माँ, भाभी का गुस्सा मुझ पे मत उतारो। मैं भाभी नहीं हूँ जो कुछ भी बोलोगी और मैं चुपचाप सुनती चली जाऊंगी। अपनी माँ से तमीज़ से बात करो। ज्योति, इसीलिए तुम्हें समझाता था कि अपनी बेटी को भी कुछ सिखाओ। अगर सिखाया होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता और इतनी बातें भी नहीं सुननी पड़ती। मीना ने ठान लिया था कि वो अपनी सास और अपनी ननद को सबक सिखा कर रहेगी। ज्योति को तो अब तक बहुत कुछ एहसास हो चुका था और मोना को भी उसके भाई और पापा की डांट पड़ने के बाद काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी थी। मीना, मैं तेरी हर बात समझ रही हूँ। मुझे यह एहसास हो गया है कि मैंने तेरे साथ क्या किया है। मम्मी जी, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, पर आपको इस बात का एहसास दिलाना ज़रूरी था कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। मीना, मैंने अपनी इन आदतों की वजह से अपनी लड़की को भी बिगाड़ दिया है। मुझे पता है कल को उसे ससुराल जाना होगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी। मम्मी जी, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए। मैं मोना दीदी की लाइफ ख़राब नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें रसोई का सारा काम सिखा दूंगी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरी दोनों बहू बहुत अच्छी है। ज्योति, यह एहसास तुम्हें आज हुआ, यह एहसास तुम्हें उसी वक्त हो जाता तो इस घर का नक्शा ही कुछ और होता।
पापा जी, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जिससे भी बात करी, जितने भी लोगों को देखा, उन्हें लगा कि वही सच है। उसके पीछे की सच्चाई उनसे हमेशा छुपी रह गई, इसीलिए वो ऐसी हो गई। बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे सही गलत में फ़र्क करना अब समझ में आता है। मुझे भी आज इस बात का गर्व है कि मेरी दोनों बहू इस घर को एक माला में पिरोकर हमेशा एक साथ ही रहेंगी।